पास भारत चीन सेना के बीच एक बार फिर से हुई है झड़प। 29-30 अगस्त की रात को दोनों सेना के बीच झड़प हुई है। पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक और भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर दी नाकाम। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी है। तो ये इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है। 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया के ठीक ऑपोजिट चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का दिया मुंहतोड़ जवाब। झड़प में कोई भारतीय सैनिक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जरूरी खबर यह है कि इस समय भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग जारी है। कमांडर लेवल की मीटिंग अभी भी जारी है। यानी इस समय की बड़ी खबर, पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जबकि अब तक चीन ने इससे पहले दक्षिणी इलाके में कभी भी घुसपैठ की कोशिश नहीं की थी। तो समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार सदर्न बैंक तक, अगर पेंगोंग लेक के सदर्न बैंक तक आ गया है चीन, तो फिर इसके मायने क्या हैं। 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने पेंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया के ऑपोजिट सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। इसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। विवादित इलाके से चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ा और चीन के सैनिक यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और चलिए सबसे पहले अब आपको ये दिखा लेते हैं कि असल में वो कौन सी जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 29-30 अगस्त की रात को झड़प हुई है। पेंगोंग का वो इलाका, आप ये सोचते होंगे कि जहां पर पेंगोंग की बात आती है वहां पर फिंगर एरिया, नहीं, ये फिंगर एरिया का इलाका नहीं है। अब आपको ज्योग्राफी के हिसाब से हम समझाते हैं कि असल में चीन के सैनिक कहां तक चले आए थे और चीन के सैनिकों ने ये घुसपैठ आखिरकार किस फिराक में की है। आप देखें, ये जो पूरा नीले रंग का इलाका नजर आ रहा है, ये लेक है, यानी पेंगोंग झील। एक ऐसी झील जो एलएसी पर सबसे लंबी कही जाती है, चाहे इसकी लंबाई हो या फिर इसकी चौड़ाई, बहुत ही ज्यादा लंबी कही जाती है। आगे हम आपको बताएंगे ये पेंगोंग झील स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है खास। लेकिन इस इलाके में आप देखें, इधर यहां पर चीन के बेस कैंप हैं, ये है फिंगर एरिया जहां पर आप ये पहाड़ निकले हुए देख रहे हैं ना। दरअसल फिंगर एरिया वो है जहां पर सैटेलाइट इमेजेस में पहाड़ बिल्कुल फिंगर जैसे, यानी उंगलियों जैसे निकले हुए होते हैं, और यही वो सैटेलाइट इमेज है जो अभी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये लेकिन फिंगर एरिया में इस बार चीन नहीं आया, फिंगर 4 तक चीन नहीं आया, बल्कि चीन फिंगर एरिया के ठीक ऑपोजिट, यानी कि यहां पर ये जो इलाका है ना, जो दक्षिणी छोर वाला इलाका है, 29-30 अगस्त वाली जो झड़प वाली जगह है, ये दक्षिणी किनारे पर है, यानी फिंगर एरिया के ठीक ऑपोजिट। अब बड़ा सवाल है, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कि यहां पर फिंगर 4 है, क्या चीन के सैनिक पहले इधर आए, फिर बोट के जरिए लेक को पार करके यहां आए हैं? अगर यहां पर आए हैं तो इस हिमाकत की वजह क्या है? दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं फिंगर 1 से ही घुसपैठ करने की कोशिश है, यानी भारत को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश है। अगर भारत को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश है तो फिर चीन क्या चाह रहा है? मोल्डो में, चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, कॉप कमांडर लेवल तक की भी बातचीत हुई है। चीन को यह बहुत अच्छे से पता है कि 1962 का ये भारत नहीं है। चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है, गलवान से लेकर के देप्सांग तक, हॉट स्प्रिंग से लेकर के पेंगोंग तक, जितने भी इलाके हैं, या फिर दौलत बेग ओल्डी तक भी आप चले जाते हैं, पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके में भारत ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत की हुई है। तो फिर पेंगोंग लेक के आसपास ये अनरेस्ट, ये स्टैंड ऑफ, ये मिरर डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश क्या चीन कर रहा है, या किसी तरह का मिरर कन्फ्रंटेशन चीन करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो फिंगर 4 एरिया के ठीक ऑपोजिट साइड क्यों आया? पहली बात, फिंगर एरिया से हट करके अगर चीन आया है तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि चीन उसी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है जिसमें पिछले कई दशक से चलता रहा है, कि जहां पर यह लगता है चीन को कि ट्रूप्स की मोबिलिटी डाइल्यूटेड है, यानी जहां पर सेना कम है भारत और चीन के बीच, वहीं पर एलएसी की तरफ से पुश करने की चीन कोशिश करता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि चीन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है तो फिर इसके मायने क्या है, हम डिफेंस एक्सपर्ट के जरिए हम समझेंगे। लेकिन हाँ, गलवान को लेकर के भी हमारे पास एक बड़ी खबर है। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों का सबूत मिला है। चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। झड़प में मारे गए थे 35 से ज्यादा सैनिक। 15 जून को आपको याद होगा गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी और झड़प में 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन चीनी सैनिकों के कब्र की ये तस्वीरें आ रही हैं और इसके जरिए यह पता चल रहा है कि चीन बार बार झूठ बोलता है कि नहीं, कोई भी उसका सैनिक नहीं मारा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं? जेकेएस परिहार जी मेरे साथ में है। जेकेएस परिहार जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी तक चीन जो स्टैंड ऑफ करता था ये फिंगर एरिया में करता था, लेकिन अगर पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर आ गया है तो चीन की इस क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? चीन का मोटिव क्या है? चीन के दिमाग में क्या चल रहा है?
चीन के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि जो पेंगांगसू लेक जो है वो हमारा जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसका एक तरह से मुहाना होता है और वो 3 एंगल में खुलता है। एक जो है वो चुशूल की तरफ जाता है, दूसरा लेह की तरफ और तीसरा दुर्बुक वैली की तरफ जाता है। तो अगर यहाँ पे वो डोमिनेंस कर लेते हैं तो वो उसमें उनको काफ़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलती है। वैसे हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर बहुत सतर्क है और वहाँ इतनी आर्मी है कि चीन को इतनी आसानी से मौका मिलना नहीं है। ऊपर जो है फिंगर एरिया के ऊपर वाले जो इलाके हैं वो रिजेस जो है, अगर आपने हाइट्स पे काबू कर लिया है तो ग्राउंड लेवल पे आपकी जो सुपेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसका एडवांटेज ये है कि भारत के जितने भी पेट्रोलिंग होते हैं या जो उनके मिलिट्री आर्टिलरीज वगैरह के मूव होते हैं वो सबको वो डोमिनेट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। और ये जो है ये माओ ज़ेतुंग की 1930 से ये डॉक्ट्रिन चल रही है कि आप दुश्मन देश को जो है या अपना कोई भी एनिमी है उसको बातों में झांसों में फंसाए रखिए और सरप्राइज दीजिए। तो हमारा सारा अटेंशन जो है वो फिंगर 4 पे बना रहा है और उन्होंने उसको डाइवर्ट करते हुए दूसरी तरफ से जो है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोकल ट्रूप्स लेवल का या बटालियन लेवल का मामला है। ये सारा, क्योंकि चाइना की आर्मी जो है वो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी मिलिट्री विंग है और हर आर्मी में हर लेवल पे जो ब्रिगेड और उसके ऊपर के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जीकेएस परिहार जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। चूंकि मेरा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी मेरा पीसीआर जो है पूरी तरह से इस वक्त वॉर जोन में तब्दील हो जाता है जैसे इस तरह के स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आती है। मैं चाहूंगा कि जितने भी इन्फोग्राफिक के जितने भी इनपुट्स आते रहे हमें मुझे बताते रहें और साथ ही साथ हमारे टच पैनल स्टूडियो यानी हमारे वॉर जोन के भी जितने ग्राफिक हैं एक एक करके गिराते रहें, जिसके बारे में सबसे पहले इन्फोग्राफिक स्टूडियो के लिए कमांड मेरे पास में आ चुकी है। चीन हरण आखिरकार कैसे किया जाएगा, चीन को यह बहुत अच्छे से पता है, पूरी तरह से वो घिरा हुआ है। इस ग्राफिक को पूरा ओपन करें, इस ग्राफिक को पूरा ओपन करें। अब चीन को यह पता है कि चीन घिरा है गलवान में, चीन घिरा है देप्सांग में, चीन घिरा है लासा में, दौलत बेग ओल्डी में। एक ऐसा जमाना था जब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल या फिर अपना फोर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत करके चलने की कोशिश करता था। लेकिन अब चीन तिनवंदियान में भी गिरा है, देप्सांग में भी गिरा है, गलवान में भी गिरा है, दौलत बेग ओल्डी में गिरा है, फिंगर एरिया पे गिरा है, पेंगोंग लेक के आसपास गिरा हुआ है। और चीन इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दे सकता भारत को, ये चीन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगला इन्फोग्राफिक बहुत तेजी के साथ में मेरा वॉर जोन एक्टिव हो गया है। देखें आप, बॉर्डर पर भारत कितना भारी है ये भी चीन को समझना होगा। उत्तरी आर्मी कमांड कितने हमारे सैनिक हैं, देखें 34,000। सेंट्रल आर्मी कमांड हमारे सैनिक हैं लगभग 15,500, कुल संख्या 2,25,000 की है। पूर्वी आर्मी कमांड यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो पूर्वी आर्मी कमांड लगती है 1,75,000 हमारे सैनिक हैं। लेकिन चीन तो कागज का शेर है, चीन इसके मुकाबले कहीं पर भी ठहरता नहीं है। और बार बार एक ही चीज हम ये कहते हैं, चाहे वो उत्तर आर्मी कमांड हो, चाहे सेंट्रल आर्मी कमांड हो, चाहे पूर्वी आर्मी कमांड हो, भारत ने एक ऐसी पोजीशन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके रखी है जो ये बताती है कि एलएसी पर कूटनीतिक लिहाज से भी और साथ ही साथ हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितनी ताकतवर है ये भी देखें आप। ड्रैगन के लूजर वर्सेस भारत के विनर। आज की तारीख में ड्रैगन को यह पता है कि हमारे पास क्या है और चीन के पास क्या है। चीन के पास में है चेंगडू J-20, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चाइना का माल है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अभी तक इंडक्शन नहीं हुआ है और यह राफेल के मुकाबले कहीं पर भी ठहरता नहीं। भारत के पास में क्या है, MiG-29। अगला चेंज ओवर करते रहे बहुत तेजी के साथ। भारत के साथ में पास में क्या है, मिराज 2000। करगिल में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। भारत के पास क्या है, जगुआर। भारत के पास क्या है, राफेल। लेकिन भारत के पास में क्या है, तेजस। ये तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत हो गई। यानी ड्रैगन का ये लूजर है जो कि SU सीरीज का है। भारत के पास में क्या है, सुखोई 30 MKI। और वही सुखोई सीरीज का जो 27 है, चीन का कहीं भी सुखोई 30 MKI के आगे नहीं ठहरता। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं ड्रैगन के लूजर वर्सेस भारत के विनर। और ड्रैगन भी ये जानता है, तभी LAC की तरफ से आगे प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अगला ग्राफिक गिराया जाए, अगला ग्राफिक गिराया जाए। इन्फोग्राफिक में अगला हमारे पास क्या है, जल्दी से बताइए। कागज का शेर है चीन। हमने आपको बताया था ना कि हमारे जितने भी कमांड है यानी LAC पर हमारे जितने भी फौजी हैं, इसके मुकाबले चीन कहां पर है। इसको पूरी तरह से ओपन कर दें, पीसीआर टीम मेरी पूरी तरह से ओपन कर दें आप। तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में चीन के कितने हैं, 40,000। अगला चेंज करें, शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र,
यानी अरुणाचल प्रदेश का जो अगला वाला इलाका है जो चीन की तरफ से लगता है, वहां पर चीन ने डिप्लॉय किए हैं 70,000 सैनिक, लेकिन हमारे मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरते। वेस्टर्न थिएटर कमांड, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ये एलएसी पर दबाव डालने के लिए लगातार स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ती रहती है और यहीं पर सबसे ज्यादा फोर्स लगातार चीन लगाता रहता है, क्योंकि चीन को यह पता है कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है इसी के जरिए भारत पर दबाव बना सकते हैं। और चीन में सैनिकों की जो कुल संख्या है लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास है, लेकिन भारत ने आजादी के बाद से 5 बड़े युद्ध लड़े हैं, 40 के दशक के अंत में 62, 65, 71 और 1999 करगिल, और इस लिहाज से चीन कहीं पर भी ठहरता नहीं है। अब समझिए क्यों पेंगोंग की तरफ चीन आने की कोशिश करता है। चूंकि चीन ने अपना जो कुल इलाका है इसमें से 41 से 43% जमीन चीन ने बाकी देशों से हड़पी हुई है, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे मकाऊ हो, हांगकांग, ताइवान को आप ले लें, इसके अलावा दक्षिणी मंगोलिया वाला जो इलाका है वो आप ले लें, या फिर पूर्वी तुर्किस्तान जिसे चीन कहता है कि ये शिनजियांग का इलाका हमारा है। अब यहां पर समझना बेहद जरूरी है। जेकेएस परिहार जी, एक बार चक्रव्यूह हम दिखा देते हैं, उसके बाद जेकेएस परिहार जी के पास में चलते हैं। चीन को यह बहुत अच्छे से पता है कि वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और यही एक चक्रव्यूह है जो चीन को पूरी तरह से घेरे हुए है। ये चक्रव्यूह क्या है? चीन पाकिस्तान के जरिए, श्रीलंका के जरिए, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने क्या किया है? पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए जितनी भी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है चीन की तरफ यानी एलएसी की तरफ, उससे कहीं ज्यादा एलओसी की तरफ है। और जम्मू कश्मीर में किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल के जरिए अगर ट्राई जंक्शन जो कि उत्तराखंड की तरफ है, चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की तो नेपाल को उसकी औकात भारत ने बता दी है। बांग्लादेश कभी भी भारत के सामने आके नहीं तैर सकता, हाँ, लेकिन श्रीलंका में जो हम्बनतोता पोर्ट है इसे चीन ने अपने कब्जे में लेकर के चीन अपने जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन है यहां के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन श्रीलंका को किस तरह से जवाब देना है कूटनीतिक लिहाज से, यह भी भारत को बहुत अच्छे से पता है। यानी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव, इन सभी के जरिए चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। किसका? चीन का। जेकेएस परिहार जी के पास में चलते हैं। जेकेएस परिहार जी, क्या यह माना जाए कि जल थल नभ में चीन को इस तरह से हमने पिछले 1 दशक में घेरा है और तभी चीन इतना बौखलाया हुआ रहता है? कभी फिंगर एरिया चला जाता है, कभी गलवान, कभी दिप्सांग। चीन का इलाज क्या है? क्या चीन का इलाज युद्ध है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से राशिद जो है सारे डिप्लॉयमेंट, आर्म फोर्सेस के सबके डिटेल्स दिए हैं और मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय कूटनीति जो है वो अच्छा कर रही है, सिवाय नेपाल को छोड़ के जहां की हम थोड़े कमजोर पड़े हैं। रहा सवाल, कोई भी जो है पूरी एलओसी या एलएसी पे लड़ाई नहीं होती है, जो वीक पॉइंट्स होते हैं उसी पे जो है दूसरे लोग अटैक करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसमें जो सेंसिटिव पॉइंट है वो पेंगांग सो लेक, गलवान होते हैं। उत्तराखंड में जो नेपाल ने जो लिपि लेक और धारचूला के आसपास के इलाके करे हैं, सिक्किम, नाकुला, डोकलाम और तवांग, यही जो है ये हॉट पॉइंट्स रहेंगे। अब चीन की जो सारी कोशिश है जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए हैं, वो ये है कि वो चाहते हैं कि काराकोरम बाईपास को जो है, काराकोरम पास को जो है वो बचा के रखें, और दूसरा जो है वो सीपीसी का जो उनका कॉरिडोर है उसमें जो है भारत किसी तरह की हरकत ना कर सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि आर्टिकल 370 के जाने के बाद में और जिस तरह से लोकसभा में बोला गया है, भारत जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान में एक्शन कर सकता है। तो चाइना का जो अभी जो फेस ऑफ हो रहा है उसका सारा उनका जो हिसाब किताब उनके दिमाग में यही है कि किसी तरह से भारत दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम को ब्लॉक ना करे, जो उनकी नायब जो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और दूसरा जो है सीपीईसी को वो सिक्योर करके रखें। इसलिए वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली वगैरह में पूरा अटेंशन डाइवर्ट करके उन्होंने एलएसी में थोड़े बहुत चेंजेस की कोशिश करी है। ठीक है, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश, आपको माफी के साथ मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हालांकि चीन अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने भी अपनी स्ट्रैटेजी एलओसी से लेकर के एलएसी तक बदली है। और सिर्फ एलओसी एलएसी की बात हम क्यों करें, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी यहां पर लेकर के आना चाहिए। भारत आज नए युग का भारत है जो अपनी सरहद की निगहबानी करना भी जानता है और अगर जरूरत आन पड़े तो घर में घुसकर मारना भी जानता है।